स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम क्लास 11 का चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस उसका पार्ट 2 करेंगे फंक्शंस। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने इसका पहला पार्ट रिलेशंस उसको नहीं देखा तो पहले उसको जरूर देख लेना, उसके बाद ही आप इस ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ सकते हो। तो आज इस ट्यूटोरियल में हम फंक्शंस को बहुत डिटेल में समझेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनको विजुअली हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनकी डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं उसको, उसके अलावा इक्वल फंक्शंस क्या हैं, फिर कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रियल फंक्शंस एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होते हैं। फिर ये सब जब हो जाएगा तो उसके बाद हम बात करेंगे कि रियल फंक्शंस के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं कि फंक्शंस, दो डिफरेंट फंक्शंस को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आज हम इस ट्यूटोरियल में सीखने जा रहे हैं। इससे पहले कि अब हम इसको लर्न करना शुरू करें, इट्स टाइम टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर क्लासमेट्स। तो सबसे पहले मैं आपको फंक्शंस को बिल्कुल ही आसान लैंग्वेज में समझाता हूं, उसके बाद हम धीरे धीरे उसकी डिटेल में जाएंगे। देखो, पहली बात तो ये कि जो फंक्शन होता है ना, वो भी एक रिलेशन ही होता है बिटवीन टू सेट्स। तो किन्हीं दो सेट्स के बीच में एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो क्या होती हैं, उनको समझने से पहले हम पहले इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो मेरे पास कोई एक फॉर्मूला गिवन है, जैसे ये गिवन है एक्स स्क्वायर। अगर ये मुझे एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू रिटर्न करे तो ये फंक्शन होगा। जैसे इसमें x की वैल्यू मैं 1 डालूं तो मुझे 1 मिलेगा, अगर मैं 2 डालूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 मिलेगा, अगर मैं 5 डालूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 25 मिलेगा। तो एक x की वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर सिर्फ a की वैल्यू रिटर्न करता है, तो दिस इज अ फंक्शन। दूसरी तरफ से ये फॉर्मूला इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि अगर इसमें x की वैल्यू मैं 1 डालता हूं तो मुझे ये +1 भी रिटर्न करता है और -1 भी रिटर्न करता है। तो इस तरह के फॉर्मूलाज जो हैं उनको हम फंक्शंस नहीं बोलते। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझा दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसको विजुअली समझाता हूं। देखो, ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपके दिमाग में अच्छे से छप जाएगा कि फंक्शन क्या होता है। देखो, मैंने आपको बताया कि फंक्शन भी रिलेशन ही होता है बिटवीन टू सेट्स। तो सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन कैसे, देखो, जैसे 1 6 के साथ मैप्ड है, 2 7 के साथ और 3 8 के साथ, तो दिस इज ए फंक्शन, ठीक है। तो इसके हर एक एलिमेंट की इसके एक एक एलिमेंट के साथ एक मैपिंग हो गई, इन दोनों के साथ नहीं है तो कोई इशू नहीं है। अगर 1 6 के साथ मैप्ड है, 2 7 के साथ मैप्ड है और 3 भी 7 के साथ मैप्ड है, दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि इस तरफ x की वैल्यू अगर 1 है, 2 है, 3 है, तो उस तरफ मुझे उसके लिए सिर्फ a की वैल्यू मिल रही है। 1 के लिए सिर्फ 6, 2 के लिए सिर्फ 7, 3 के लिए सिर्फ 7, लेकिन 2 और 3 की सेम वैल्यू हो सकती है, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये भी फंक्शन है। अब यहां आते हैं। अब मान लो 1 6 के साथ मैप्ड है, 2 7 के साथ, 3 8 के साथ और 3 जो है 9 के साथ भी मैप्ड है, देन दिस इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि यहां 3 के लिए मुझे दो वैल्यूज मिल रही हैं 8 एंड 9, सो दिस इज नॉट ए फंक्शन। अगला केस, अगर 1 6 के साथ मैप्ड है, 2 7 के साथ मैप्ड है और 3 किसी के साथ भी मैप्ड नहीं है, दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। तो फंक्शन होने की कंडीशन क्या है कि एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जिसमें ए का हर एक एलिमेंट बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो, लेकिन सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। तो ये दोनों फंक्शंस हैं और ये दोनों फंक्शंस नहीं हैं। तो अब डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कैसे समझेंगे, जिसमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आई होप जो विजुअली मैंने आपको समझा दिया उससे आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि ए और बी अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, लेकिन फंक्शंस को ज्यादातर हम एफ से डिनोट कर देते हैं। इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सेट ए से सेट बी पे एक रिलेशन है सच दैट इसकी दो कंडीशंस हैं। पहली ये है फॉर ईच, तो ये याद रखना, फॉर ईच ए सेट के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, इसका मतलब है देयर एग्जिस्ट एक एलिमेंट बी सेट में जरूर एग्जिस्ट करेगा सच दैट ये जो
ऑर्डर्ड पेयर है वो इस फंक्शन को बिलोंग करता हो, यानी कि इस रिलेशन को बिलोंग करता हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये ऑर्डर्ड पेयर ए बी ये एफ को बिलोंग करता है और ए सी ये भी एफ को बिलोंग करता है, तो बी जो है वो सी के बराबर होगा। यानी कि एक ए के लिए दो डिफरेंट बी और सी नहीं हो सकते, बी और सी सेम ही होंगे। ठीक है, तो ये हमारी फंक्शंस की अब डेफिनेशन हो गई। आई होप कि ये अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक फंक्शन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होती है। तो देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि फंक्शन भी रिलेशन ही होता है, तो जो कॉन्सेप्ट हमने रिलेशन के केस में पढ़ा था डोमेन, रेंज और कोडोमेन का, सेम कॉन्सेप्ट यहां पे एप्लीकेबल होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। जैसे f मेरे पास एक फंक्शन है फ्रॉम a टू b, ये सेट a ये सेट b, तो पहले तो सिंपल सी बात है कि पूरे का पूरा सेट a ये हमारी डोमेन हो जाती है और पूरे का पूरा सेट b ये हो जाता है कोडोमेन। तो डोमेन कोडोमेन सिंपल। उसके बाद मान लो 1 7 के साथ, 2 8 के साथ और 3 9 के साथ ये हमारे पास मैपिंग है। तो यहां से ये जो 7 8 9 का मेरा सेट निकला, ये हमारी रेंज हो जाती है इस फंक्शन की। दैट्स ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, टर्मिनोलॉजी भी सीख लेते हैं। तो डोमेन ऑफ f उसको ऐसे लिख देते हैं और वो पूरा सेट a उसके बराबर होता है। देन कोडोमेन पूरे सेट b के बराबर। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन ऑफ f क्या है, उन सब a एलिमेंट्स का सेट सच दैट ए बी ये ऑर्डर्ड पेयर जो है वो फंक्शन f को बिलोंग करता हो। तो ये दूसरा तरीका लिखने का। तो इसमें सारे ही a आ जाते हैं जो इस सेट के एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट f कैपिटल A। तो f कैपिटल A जो है ये क्या है, ये रेंज होती है। तो रेंज को लिखने का ये भी तरीका होता है कि f कैपिटल A यानी कि वो सारे बीज यानी कि 7 8 9 सच दैट ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है ये f को बिलोंग करता हो। जैसे 1 7 2 8 3 9 ये इसको बिलोंग करते हैं f को, तो उसमें से 7 8 9, तो ये हो गई हमारी रेंज। और फर्दर अब ध्यान से देखो कि रेंज जो है वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होती है। तो 7 8 9 पूरे सेट B का सबसेट होगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि f ऑफ A, मैंने आपको बताया f ऑफ A रेंज होती है, तो f ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ B। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो बार बार आपको डिफरेंट क्वेश्चंस में किसी भी तरीके से पूछी जा सकती हैं, यहां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब फंक्शंस की कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखो, ये a है, ये b है, 1 7 के साथ, 2 8 के साथ, 3 9 के साथ ये मैपिंग है हमारे पास, मान लो। तो इस सेट से इस सेट पे जो फंक्शन है f, उसको ज़्यादातर आप ऐसे पढ़ते हो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, ऐसे लिखा होता है। लेकिन उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि f मैप्स फ्रॉम a टू b, ओके। लेकिन हर बार तो ऐसे नहीं लिखेंगे, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है f कॉलन a एरो b। इसका मतलब है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। a जो है ये है डोमेन और b क्या है, कोडोमेन। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम f इमेज की। अब f इमेज का मतलब क्या है कि जैसे a b अगर ऑर्डर्ड पेयर f को बिलोंग करता है, तो b को मैं बोलूंगा कि ये f इमेज ऑफ a है। जैसे इसमें 1 और 7 का ऑर्डर्ड पेयर है, 1 और 7 ये f को बिलोंग करते हैं, तो 7 को मैं बोलूंगा कि 7 इज f इमेज ऑफ 1, या इसको इमेज ऑफ 1 भी बोल देते हैं। और उल्टा भी है कि उस केस में a को मैं बोलूंगा प्री इमेज ऑफ b। तो 1 जो है वो प्री इमेज ऑफ 7 है और 7 जो है वो f इमेज ऑफ 1 है। ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं और उसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे होती है, मैं ऐसे लिख सकता हूं b इज इक्वल टू fa। तो इस केस में f1 ये हो जाएगा मेरा 7, तो b की जगह 7 आ गया और a की जगह आ गया 1। और उल्टा क्या है, f इनवर्स b इज इक्वल टू a। तो इस केस में f इनवर्स ऑफ 7 वो हो जाएगा मेरा 1। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। अब एक बात याद रखना कि a और b, जो कैपिटल A और B हैं ये सेट्स होते हैं, और जो स्मॉल a b हैं ये हैं एलिमेंट्स। जैसे 1, तो 1 इज एन एलिमेंट, 2 इज एन एलिमेंट, 3 इज एन एलिमेंट, तो उनको a से रिप्रेजेंट करेंगे इस सेट के लिए।
और पूरा सेट जो है वो A हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब ये समझ लो आप कि F क्या है। F इज ए रिलेशन, और रिलेशन क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट। तो F बेसिकली क्या हो जाएगा, F सेट हो जाएगा 1 7 का कॉमा 2 8 3 9, तो 2 8 एंड 3 9 ये वाला सेट हो जाएगा, ये हो गया हमारा F, ठीक है। F A क्या है, ये मैंने आपको बताया था, ये रेंज है, तो ये भी सेट होता है, लेकिन इस सेट में क्या आएगा 7 8 9। और F A क्या है, एक एलिमेंट की इमेज। तो जैसे इसमें अगर मैं A की वैल्यू 3 डालूं तो F3 मेरा कितना हो जाएगा 9, ओके। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गई, और अब आप इसको आराम से अपने क्वेश्चंस में यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट, अब देखो फंक्शंस में हमें जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हर बार जो सेट A और B है वो फाइनाइट सेट्स हों। हमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें सेट जो है वो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं। जैसे F इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो यानी कि इसकी डोमेन रियल नंबर्स का सेट है जिसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे, और को डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट है तो उसमें भी इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे। तो अब इनके ऊपर अगर मैं एक रिलेशन बनाता हूं तो उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो भी इनफाइनाइटली मैनी हो सकते हैं। तो उस केस में हम जो रिलेशन होता है उसको ऑर्डर्ड पेयर्स के हिसाब से नहीं लिखते, उसमें एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जैसे यहां पे fx = 2x + 1, ये एक फॉर्मूला है। अब इसमें कौन सी चीज किसको बिलोंग करती है वो भी समझ लेते हैं। देखो, जब मैं ये लिखता हूं fx = 2x + 1, तो ये याद रखना कि इधर जो x है, ये जो x है वो इस सेट को बिलोंग करता है, और जो 2x + 1 की जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू इस सेट को बिलोंग करती होगी। तो ये ऐसे होता है। अब इसको अगर मैं f1 फाइंड आउट करूं, x की वैल्यू 1 डालूं तो ये 3 हो जाएगा, f2 फाइंड आउट करूं तो वो 5 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो 1 3 का ऑर्डर्ड पेयर, 2 5 का ऑर्डर्ड पेयर, तो इनफाइनाइटली मैनी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अच्छा, तो अब मुझे इसकी अगर रेंज फाइंड आउट करनी हो तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़ते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं समटाइम्स। अब देखो, जब ये ऐसे गिवन हो ना कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम R to R, तो एक बात तो पक्की होगी कि भैया ये रही डोमेन और ये रही को डोमेन, ये तो पक्का ही पता चल गया। लेकिन रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है वो उसके ऊपर मैं बात करता हूं। लेकिन अगर ये भी ना गिवन हो, सिर्फ इतना ही गिवन हो, तो हमें डोमेन भी फाइंड आउट करनी पड़ती है और को डोमेन भी फाइंड आउट करनी पड़ती है। वो हम कैसे करते हैं उसकी हम कुछ एग्जांपल्स पहले कर लेते हैं। अब ज़्यादातर आपको जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि आपको एक फंक्शन गिवन है और आपको बोला जाएगा कि इसकी डोमेन और रेंज निकालो। को डोमेन ज़्यादातर नहीं पूछी जाती, ऐसा क्यों है मैं आपको बताऊंगा अभी। तो हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं, और साथ में मैं ग्राफ बना के भी आपको बताऊंगा कि डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सबसे पहले fx = x², तो x की वो सारी वैल्यूज़ जिसके लिए x² एग्जिस्ट करता हो वो उसकी डोमेन हो जाएगी। तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी? तो डोमेन ऑफ f सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं x² की कोई ना कोई वैल्यू तो मिलेगी और a की वैल्यू मिलेगी, ये बात भी सही है। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। अब रेंज ऑफ f क्या होगी? अब x की कोई भी वैल्यू डालो, x² हमेशा पॉजिटिव होगा या 0 होगा अगर x 0 हो, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसकी रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रही है। तो ये हो गई इसकी रेंज। अब हम बात करते हैं कि इसकी को डोमेन क्या होगी। तो को डोमेन ऑफ f, देखो हमें पता है कि रेंज जो है वो को डोमेन का सबसेट होती है। तो अगर मैं इसी को ही ले लूं तो ये खुद का सबसेट तो है ही, तो मैं रेंज जो आई है उसको ही इस फंक्शन की को डोमेन भी ले सकता हूं। और मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि सारे रियल नंबर्स का सेट ले लूं और बोल दूं कि ये इसकी को डोमेन है, तो वो भी चलेगा। क्यों? x² की हर वैल्यू इसको बिलोंग करती है। तो इसीलिए को डोमेन आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी सुपरसेट हो वो इसकी को डोमेन हो सकता है। ठीक है। अच्छा, अब हम डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट को ग्राफ से समझते हैं। देखो, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये है y = x²। ठीक है, x² को y बोल दिया। तो अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाने जाऊं, ये x एक्सिस ये y एक्सिस,
तो हमें पता है कि इसका ग्राफ ये इस तरीके से ऐसे बनेगा, ठीक है। तो x की वैल्यूज जो है पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी तक जा सकती हैं, लेकिन y जो है वो हमेशा प्लस ही रहेगा, लेकिन यहाँ जीरो पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, x जीरो होगा तो y भी जीरो होगा। तो यहीं से ही देख के पता चल जाता है कि x की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रही हैं। तो ये हो गई मेरी डोमेन, x की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं। और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, ये 0 0 से स्टार्ट हो गए ऊपर इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये हो गई मेरी रेंज। तो इस तरीके से अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन का ग्राफ ऐसा बनेगा, इसके ऊपर मैं बाद में आता हूं, पहले मैं फॉर्मूला से ही फाइंड आउट करता हूं कि इसकी डोमेन क्या होगी। देखो डोमेन का मतलब x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए 1/x एग्जिस्ट करता हो। अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो 1/0 जो है वो अनडिफाइंड होता है। उसके अलावा मैं x की कोई भी वैल्यू डालूं 1/x मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज सारे रियल नंबर्स का सेट -0, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी डोमेन। अब अगर मैं बात करूं रेंज की, तो देखो रेंज को कई बार समझने में ऐसे फॉर्मूला से बच्चों को दिक्कत आती है, तो उसको समझने का एक आसान तरीका है। देखो इसको मैं लिख सकता हूं y = 1/x, y = 1/x विच इंप्लाइज x = 1/y, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, x को y की टर्म में लिख सकता हूं। तो रेंज क्या होती है, y की पॉसिबल वैल्यूज। तो अब इस फॉर्मूला में देख लो कि y की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए x एग्जिस्ट करे। तो जैसे ये केस था वैसे ये केस बन गया कि y सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं हो सकता, y सिर्फ और सिर्फ 0 नहीं हो सकता क्योंकि अदरवाइज 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। उसके अलावा मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करूं 1/y जो है मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज भी यही हो गई, रियल नंबर का सेट -0। अब इसको हम इसके ग्राफ से भी समझ लेते हैं। y = 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। ये इधर से ऐसे और इधर से ऐसे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं ये वाला पोर्शन समझा देता हूँ, 1,1 x की वैल्यू 1 हो तो y की वैल्यू भी 1 होगी। जैसे ही मैं x की वैल्यू इंक्रीज करनी शुरू करूंगा, x की वैल्यू इंक्रीज करनी शुरू करूंगा तो 1/x जो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन x की वैल्यू कितनी भी हो, 1/something इज नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। ऊपर भी रियल नंबर नीचे भी रियल नंबर, तो वो 0 के बराबर तो कभी नहीं होगा। हाँ, क्लोज टू 0 चला जाएगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो इसलिए y की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होती। इसी तरह से इस केस में भी, नीचे वाले केस में भी, नेगेटिव केस में भी 0 नहीं होगी, 0 के पास हो जाएगी। तो इसीलिए इसकी जो रेंज है यानी कि y की जो वैल्यू है वो रियल नंबर्स का सारा सेट -0 इसके बराबर होगी, ठीक है। क्योंकि ये इन्फिनिटी से चली आ रही है एंड क्लोज टू 0, माइनस इन्फिनिटी से चली आ रही है एंड क्लोज टू 0, लेकिन 0 इसमें एक्सक्लूडेड है। इसी तरह से डोमेन को भी यानी कि x की वैल्यूज को भी हम इस ग्राफ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। अब इस केस में e जो है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। e की वैल्यू फिक्स्ड होती है और पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो इस केस में इसकी जो डोमेन है, डोमेन ऑफ f, ये क्या हो जाएगी। देखो x की पॉसिबल वैल्यूज जिसके लिए e⁻x एग्जिस्ट करे, तो x की कोई भी वैल्यू डाल दो, e⁻x जो है वो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए इसकी डोमेन जो है वो है रियल नंबर्स। क्यों? देखो अगर मैं 0 डालूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अगर मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू डालूं तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, e⁻पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव डाल दूं e⁻⁻something, तो वो बेसिकली क्या है, जैसे e⁻−5 है तो वो 1/e⁻5 हो जाएगा। तो ये भी एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि x की मैं चाहे वैल्यू 0 लूँ, चाहे पॉजिटिव लूँ, चाहे नेगेटिव लूँ, मुझे हमेशा एक सिंगल वैल्यू e⁻x की मिल रही है। तो इसलिए डोमेन क्या हो गई इसकी, ऑल रियल नंबर्स। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज ऑफ f क्या होगी। अब रेंज ध्यान से समझना, उसको भी ऐसे 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। e⁻0 1, ठीक है। तो 1 तो आ गया हमारी रेंज के बीच में, ओके।
अब अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूं, e टू द पावर समथिंग पॉजिटिव डालूं, तो मुझे पता है मुझे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, ये बात भी सही हो गई। अब अगर मैं नेगेटिव वैल्यूज डालूं तो मुझे नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर मुझे अभी भी पॉजिटिव भी मिलेंगे, जैसे e टू द पावर -5 इज इक्वल टू 1 ओवर e टू द पावर 5, तो ये नंबर भी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ये नंबर भी ग्रेटर देन 0 है, और ये नंबर भी ग्रेटर देन 0 है, तो सारे नंबर पॉजिटिव हैं। अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, सारे नंबर पॉजिटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव क्या 0 से लेके 1 तक ही रहेंगे या 1 से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? तो उसको कैसे समझना आपने, देखो उसको आप ऐसे समझो, अभी हमने ये प्रूव किया कि e टू द पावर x ये हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये 0 इसकी रेंज में नहीं आता, लेकिन अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? रेंज क्या 0 टू इन्फिनिटी होगी, 0 टू 1 होगी, 1 टू इन्फिनिटी होगी, कहाँ तक जाएगी? उसको अब आप ऐसे समझो, देखो अगर e टू द पावर समथिंग पॉजिटिव नंबर मैं डालता हूँ, जैसे e टू द पावर 5 डाल दूँ, e टू द पावर 5000 डाल दूँ, तो मुझे पता है कि ये तो बढ़ता जाएगा, तो टूवर्ड्स इन्फिनिटी तक तो जा ही सकता है। तो एक बात तो मुझे पता चल गई कि इन्फिनिटी तक तो ये पक्का ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या ये 1 से स्टार्ट होता है कि 0 से स्टार्ट होता है। इसका मतलब क्या है, देखो अगर मैं e टू द पावर -10 डाल दूँ तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर e टू द पावर 10, ये लेस देन 1 हो गया। अगर मैं e टू द पावर -200 डाल दूं तो दिस इज 1 ओवर e टू द पावर 200, ये और छोटा हो गया टूवर्ड 0। इसी तरह से अगर मैं 1 ओवर e टू द पावर समथिंग क्लोज टू इन्फिनिटी ले जाऊं, तो ऊपर भी रियल नंबर नीचे भी रियल नंबर, तो ये 0 तो नहीं हो सकता, बट इट इज क्लोज टू 0। तो इसका मतलब इसकी जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाती है, लेकिन 0 इसमें नहीं आएगा। तो ये हो गई इसकी रेंज 0 टू इन्फिनिटी। ओके, तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो डिफरेंट भी है बाकी क्वेश्चन से। राइट द रेंज, तो हमें रेंज ही फाइंड आउट करनी है इस फंक्शन की कॉस ऑफ जेंट एक्स, जेंट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और डोमेन हमें गिवन है -π/2 टू π/2। अब देखो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले क्या गलती करते हैं, वो π/2 को ना 90 डिग्री लेके चल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको ये π/2 गिवन हो, इस तरह से एंगल गिवन हो, तो ये डिग्रीज में नहीं होता, ये रेडियंस में होता है। और रेडियन का मतलब कि जैसे π/2, तो पाई की वैल्यू वही 3.14 ही है डिवाइडेड बाय 2, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 1.57। तो ये आती है π/2 की वैल्यू। ओके, ये 90 डिग्री नहीं होती। ओके, तो इतनी होती है। तो अब हमें इन वैल्यूज को लेके, तो यहां पे ये है -1.57 और यहां पे है 1.57, तो इन वैल्यूज के बीच में हमने कॉस ऑफ जेंट एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक काम करता हूं, ये जो है इसको मैं लिख लेता हूं -1.57, और ये जो है ये हो गया मेरा 1.57, और अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ कहीं पे 1 आएगा और यहाँ कहीं पे -1 भी होगा, ठीक है। ये बात सही हो गई। अब हम इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर लेते हैं। एक तो ये 0, एक ये पॉजिटिव वाला और एक ये नेगेटिव वाला। अब 0 के ऊपर अगर मैं जेंट एक्स फाइंड आउट करूं, यानी कि जेंट ऑफ 0 लूं, तो वो मुझे पता है कि मुझे 0 ही देता है। तो ये तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। अब मैं जाता हूँ पॉजिटिव साइड पे। अब पॉजिटिव साइड को भी मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ। कौन से? एक तो 0 से लेके 1 तक, ठीक है, 0 से लेके 1 तक, लेकिन 1 से जस्ट छोटा, जैसे 0.77 ले लो, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू मैं इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लूँ, तो 0.77 लूँगा अगर, तो इसका जेंट जो है मुझे 0 मिलेगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू 1 होगी तो मुझे 1 मिलेगा, और अगर वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जैसे 1.57 है, तो मान लो मैं 1.37 ले लेता हूँ, तो उसका जेंट भी मुझे 1 ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव साइड पे जो वैल्यूज हैं, इनका जेंट या तो मुझे 0 मिल रहा है या फिर मुझे मिल रहा है 1, ठीक है। ये बात भी सही हो गई। अब नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं। तो 0 से लेके -1 तक, जैसे बीच में यहाँ पे
-0.77 ले लूँ, ठीक है, तो -0.77 का अगर मैं जेंट लूँगा तो वो मुझे मिलेगा -1, ठीक है। अगर -1 का जेंट लूँ तो भी मुझे मिलेगा -1, और अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ -1 और -1.57 के बीच में, तो मान लो जैसे यहाँ पे 1.37 लिया था, तो यहाँ मैं -1.37 ले लेता हूँ, तो ये मुझे कितना मिलेगा, -2। तो नेगेटिव साइड पे भी मुझे दो वैल्यूज मिल रही है, लेकिन वो है -1 और -2। तो इसका मतलब -1.57 यानी कि -π/2 से लेके π/2 के बीच में अगर मैं जेंट x लेता हूं तो वो या तो मुझे 0 रिटर्न करता है, या 1, या -1, या फिर -2। तो सिर्फ ये वाली वैल्यूज ही मुझे जेंट x की मिलेंगी। तो अब इन वैल्यूज के लिए मैं कॉस ऑफ जेंट x उसको फाइंड आउट कर लूंगा एंड दैट्स इट। तो इसको मैं यहां पे क्विकली इरेज करके फटाफट से नीचे देखता हूं कि अब वैल्यूज क्या आती हैं। सो सबसे पहले कॉस ऑफ 0, वो मुझे पता है कि वो होता है 1। फिर कॉस ऑफ 1, तो कॉस ऑफ 1 मुझे पता नहीं है क्या है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, कॉस ऑफ 1 ही लिख लेता हूं। नेक्स्ट कॉस ऑफ -1, तो कॉस ऑफ -1 क्या होता है, कॉस ऑफ -x जो है वो कॉस x होता है, तो ये भी हो जाएगा कॉस 1। और उसके बाद कॉस ऑफ -2 ये हो जाएगा कॉस 2। तो इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, 1, कॉस 1, कॉस 2, दैट्स इट। ये रहा आपका आंसर। तो ये एक सेट है जिसमें सिर्फ 3 वैल्यूज होंगी, 1, cos 1 एंड cos 2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ने से पहले हम ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन कहता है राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू e⁻x माइनस जेंट x, जेंट x मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। देखो रेंज का मतलब इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी। देखो आप ना इसके ऊपर फोकस करो कि x माइनस जेंट x क्या होगा, क्योंकि e तो कांस्टेंट है और e की वैल्यू हमें पता है 2.71 समथिंग होती है, ठीक है। तो अब x अगर मेरे पास है से 10.67 माइनस जेंट x हो जाएगा 10, सो दिस विल बी इक्वल टू 0.67। तो ये मुझे पता चल गया कि ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होगी, ठीक है। पॉजिटिव x के लिए ये वैल्यू हमेशा लेस देन 1 है। क्लोज टू 1 जा सकती है, क्लोज टू 1 जा सकती है, लेकिन 1 एग्जैक्टली कभी नहीं होगी, बट इतनी होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर x मेरे पास नेगेटिव है जैसे कि -10.67, तो इसका जेंट कितना हो जाएगा, इसका जेंट जो है वो हो जाएगा -11, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -10.67 + 11। तो ये वैल्यू फिर से पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 1 है, पॉजिटिव क्योंकि 11 इससे बड़ा है, लेकिन फिर से लेस देन 1। और अगर मैं x की वैल्यू ले लूं से 10, तो 10 माइनस जेंट x भी 10 है, तो वो तो हो जाएगी 0। तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और 1 तक जा रही है, लेकिन एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकती, ठीक है। एग्जैक्टली 1 नहीं हो सकती क्योंकि जैसे ही x इंटीजर लेते हैं तो ये भी इंटीजर और ये सेम इंटीजर, तो वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये इसकी वैल्यू चाहे x पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, 0 से लेके 1 तक जा रही है। तो ये तो हमें समझ में आ गया x माइनस जेंट x की वैल्यू, और इसी की बेस पे हम इसकी रेंज फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो अब अगर मैं x माइनस जेंट x की वैल्यू 0 कंसिडर करूं, अगर इसकी वैल्यू 0 कंसिडर करूं तो ये e⁻0 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। और अगर इसकी वैल्यू मैं 1 कंसिडर करूं, हालांकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, बट अगर मैं 1 कंसिडर करूं तो ये हो जाएगा e⁻1 विच इज इक्वल टू e। तो इसका मतलब इसकी रेंज यहां से स्टार्ट हो गए यहां तक जा रही है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो रही है और e तक जा रही है, लेकिन e in itself is not included because 1 is not included. आई होप कि अभी तक हमने जितना सीखा है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, और अगर वाकई ऐसा है तो हम अगले सेक्शन की तरफ मूव करते हैं जो कि है इक्वल फंक्शंस। अब मान लो आपको दो फंक्शंस गिवन है,
एक f और एक g। तो f फंक्शन है फ्रॉम a टू b और g भी फंक्शन है फ्रॉम a टू b। तो यानी कि डोमेन दोनों की सेम है, को डोमेन भी दोनों की सेम है, ठीक है। तो डोमेन सेम, को डोमेन सेम, और फॉर एवरी x f(x) और gx भी आपस में इक्वल हो, तब हम बोलते हैं कि f और g ये जो फंक्शंस हैं ये आपस में इक्वल फंक्शंस हैं। अब अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर मैं उनको ये बोलूं कि डोमेन सेम, को डोमेन सेम और रेंज सेम, तो क्या दो फंक्शंस आपस में इक्वल फंक्शंस होंगे? तो स्टूडेंट सोचते हैं कि सेम ही होंगे क्योंकि रेंज भी दोनों की सेम है। लेकिन डोमेन, को डोमेन और रेंज अगर सेम हो तब भी ये जरूरी नहीं है कि फंक्शंस इक्वल हों। कैसे? ये मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, ये मेरे पास एक फंक्शन है f(x) x+1 फ्रॉम a टू b। तो a सेट है 0 1, b है 1 2। अब अगर मैं यहाँ पे f0 और f1, पहले f0 फाइंड आउट करूँ तो वो हो जाता है 1, और f1 फाइंड आउट करूँ तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो यानी कि 0 1 का पेयर, 1 2 का पेयर, तो 0 और 1 का पेयर, 1 और 2 का पेयर, ठीक है, ये बन गया। अब अगर मैं g0 फाइंड आउट करूँ तो 2 - 0 हो गया 2, और g1 फाइंड आउट करूँ तो 2 - 1 हो गया 1। तो यहाँ पे 0 और 2 का पेयर बन गया, 0 और 2 का, और 1 और 1 का पेयर बन गया। f0 1 था, g0 2 है, f1 2 था, g1 1 है। रेंज सेम है 1 2, इसकी भी रेंज सेम है 1 2, लेकिन f0 और g0 आपस में इक्वल नहीं है, f1 और g1 आपस में इक्वल नहीं है। तो ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल फंक्शंस नहीं होंगे। रेंज सेम होने के बावजूद भी ये इक्वल फंक्शंस नहीं है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे f(x), f0 मेरा हो जाएगा 1 और f1 मेरा हो जाएगा 2, और ये है mod ऑफ x+1। तो यहाँ पे अगर मैं g0 फाइंड आउट करूँगा तो वो भी 1, और g1 फाइंड आउट करूँगा तो वो भी 2। तो इनकी रेंज भी सेम है, लेकिन हर एक x के लिए f(x), gx आपस में इक्वल है। तो ये दोनों फंक्शंस आपस में इक्वल फंक्शंस हैं। अब सिमिलर एक क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको मैं थोड़ा सा बताता हूँ, आप फिर खुद सॉल्व करना। f इज ए फंक्शन फ्रॉम z टू z, इंटीजर्स टू इंटीजर्स। तो डोमेन इंटीजर, को डोमेन इंटीजर। g फंक्शन में भी डोमेन इंटीजर, को डोमेन इंटीजर, तो दो चीज़ें सेम हो गई। और उसके बाद फंक्शन क्या है? f इज ए सेट ऑफ n, n²। तो इसका मतलब ये है कि f ऑफ n इज इक्वल टू n²। इसका ये मतलब है f ऑफ n इज इक्वल टू n², वेयर n इज एन इंटीजर। और g क्या है? g ऑफ n इज इक्वल टू मॉड n का स्क्वायर। तो अब आप किसी भी n के लिए जो इंटीजर हो, इसमें कोई भी इंटीजर डालोगे तो n² हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसमें कोई भी इंटीजर डालोगे तो n² हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, और 0 के लिए ये भी 0 मिलेगा, और 0 के लिए ये भी 0 मिलेगा। तो डोमेन सेम, को डोमेन सेम, एंड fn is equal to gn for every n, so that's why these functions are equal. Next, अब हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन अब हम ऑफिशियली ये जान लेते हैं कि टर्म्स क्या होती हैं रियल एंड रियल वैल्यूड फंक्शंस। देखो, अगर मेरे पास एक फंक्शन है f फ्रॉम सेट a टू सेट b, और a और b दोनों या तो पूरे का पूरा रियल नंबर्स का सेट या फिर सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, तो इस केस में हम f को बोलेंगे कि इट इज ए रियल फंक्शन, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ b हमें गिवन हो कि वो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है या रियल नंबर्स का ही सेट है, ठीक है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि इट इज ए रियल वैल्यूड फंक्शंस। इस केस में हमें a का नहीं पता कि वो रियल नंबर्स का सबसेट है या नहीं, लेकिन सिर्फ b के बारे में हमारे पास जानकारी है कि वो रियल नंबर्स का सबसेट है, तो फिर हम उस फंक्शन को बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इट मीन्स एवरी रियल फंक्शन इज ऑल्सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन, लेकिन वाइसा वर्सा भी ये पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अब हम रियल फंक्शंस का एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे हमें थोड़ा और समझ में आएगा कि इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, हमें इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो सबसे पहली बात, डोमेन का मतलब x की वो सारी वैल्यूज
जिसके लिए ये एग्जिस्ट करता हो, इसकी एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, ठीक है। अब इसकी रियल वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी? जब 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अदरवाइज स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर जो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा तो वो वैल्यू फिर रियल नहीं होगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब x की वैल्यूज क्या है? x -2 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो -2 से अगर छोटी वैल्यू हो जाएगी तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, और 2 से अगर x की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो भी ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 से लेके 2 तक, तो इसकी जो डोमेन है, तो डोमेन ऑफ f क्या हो गई? -2 to 2, ठीक है। और -2 और 2 हम इंक्लूड करेंगे क्योंकि 0 इज ऑल्सो अ रियल नंबर, ठीक है। ये बात सही हो गई। अब बात करते हैं इसकी रेंज की। अब देखो इसकी रेंज निकालने का फंडा फिर से वही है कि इसको आप लिखो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से y स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो अब y की वो सारी वैल्यूज मुझे उठानी है जिनके लिए ये मुझे रियल वैल्यूज प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये सेम ही केस है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सेम केस हो गया। तो इसका मतलब जैसे यहाँ पे x की ये हमें वैल्यूज मिली थी -2 से 2 तक, तो यहाँ से y की मिलेगी -2 से लेके 2 तक की वैल्यूज। तो अब स्टूडेंट अक्सर सोचते हैं कि यही इसकी रेंज है और वो -2 से 2 तक लिख के इसको छोड़ आते हैं कि -2 से 2 इसकी रेंज हो गई, लेकिन -2 से 2 इसकी रेंज नहीं है। क्यों? अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना। देखो हमारे पास एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो y की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो क्या है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इट्स आउटपुट। तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, देखो ये प्रिंसिपल स्क्वायर रूट है, ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और बाहर प्लस माइनस नहीं लिखा हुआ a की वैल्यू रिटर्न करेगा ये, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका मतलब y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसीलिए 0 to 2 ये इसकी रेंज हो जाएगी। तो y की पॉसिबल वैल्यूज 0 से लेके 2 हो सकती है। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कुछ स्टैंडर्ड रियल फंक्शंस और उनके ग्राफ्स को। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब x की कोई भी वैल्यू डालो, आउटपुट हमेशा फिक्स्ड रहेगी। जैसे f(x) इज इक्वल टू से 5। तो x की कोई भी वैल्यू हो, y ये यहाँ पे मान लो 5 है, तो इसका ग्राफ जो है वो ऐसे बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा ही है। आइडेंटिटी फंक्शन के फंक्शन में मैं x की जो वैल्यू डालूँ वही मुझे रिटर्न हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्चुअली ये है कि y इज इक्वल टू x, ठीक है। तो x अगर 1 है तो y भी 1, ये 2 है तो वो भी 2। तो ये बेसिकली इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है जो सेंटर ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन से होके निकलती है, ठीक है। ये दोनों हो गए। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मतलब कि x की जो भी वैल्यू डालें उसका पॉजिटिव वैल्यू हमें रिटर्न हो जाए। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस फंक्शन को कि इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि x रिटर्न हो अगर इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और -x रिटर्न हो इफ x इज लेस देन 0। तो मैं इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि x अगर नेगेटिव होगा तो -x मुझे पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो मुझे फिर से नॉन नेगेटिव वैल्यू ही रिटर्न करेगा। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट इट। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा उसके लिए आप इसको ऐसे समझ लो। देखो ये एक्चुअली है मेरे पास, इसको यूं लिख लो कि y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। x की वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो जो x की वैल्यू वही y की वैल्यू, तो इस साइड तो ऐसे ही जाएगा पॉजिटिव साइड में, लेकिन x अगर नेगेटिव हो y तब भी मेरा पॉजिटिव रहेगा। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा। अब हम ये सीखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है और इसका ग्राफ कैसे बनता है।
देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको हम फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, इसको हम ऐसे जेंट एक्स, इसको जेंट एक्स बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हमें वो वाला इंटीजर रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो एक्स से या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा, ऐसा इंटीजर। ठीक है, तो जैसे 1 के लिए अगर मैं जेंट ऑफ 1 फाइंड आउट करूं तो मुझे 1 ही मिलेगा, जेंट ऑफ 2 फाइंड आउट करूं तो मुझे 2 ही मिलेगा। ठीक है, तो इंटीजर वैल्यूज के लिए तो सेम वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अगर 1 और 2 के बीच में अगर मैं कोई वैल्यू लूं जैसे 1.79, ठीक है, तो 1 जो है ये इससे, इस नंबर से, इस पर्टिकुलर नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर है, तो इसलिए मुझे इन सब वैल्यूज के लिए 1 और 2 के बीच में जितनी भी वैल्यूज के लिए उसके लिए मुझे जेंट क्या मिलेगा, 1। और अगर नेगेटिव नंबर्स देखूं, अगर मान लो मैं यहां से कोई पॉइंट लेता हूं -1 और -2 के बीच में, तो जेंट -2 मिलेगा। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे -1.79 इसका जेंट जो है उसको -1 लिख देते हैं, लेकिन -1 नहीं है, वो होगा -2, क्योंकि ये जो इंटीजर है, ये इंटीजर ये इन सब नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर है। ठीक है, तो हमें फ्लोर जस्ट छोटा नीचे वाला इंटीजर उठाना है। ठीक है, अच्छा अब इसका ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ इसका ऐसा बनता है, देखो 1 के लिए मुझे पता है कि 1 के लिए मुझे 1 मिलेगा। ठीक है, 2 के लिए मुझे 2 मिलेगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 3 के लिए मुझे 3 मिलेगा, 4 के लिए मुझे 4 मिलेगा, लेकिन 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक मुझे 0 मिलेगा, 1 से लेके 2 तक मुझे 1 मिलेगा, 2 से लेके 3 तक मुझे 2 मिलेगा। 0, 1, 2 ये जो इंटीजर वैल्यूज है इनको छोड़ के बाकी वैल्यूज के लिए, तो यहां से लेके यहां तक तो मुझे 0 ही मिलेगा, लेकिन यहां पे मैं गोला डाल दूंगा 1 पे। क्यों? क्योंकि 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाती। फिर यहां से लेके यहां तक मुझे, यानी कि 1 से लेके 2 तक मुझे 1 ही मिलता रहेगा, लेकिन यहां मैं गोला डाल दूंगा क्योंकि 2 के लिए इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। सिमिलरली यहां पे ऐसे और यहां पे भी ऐसे एंड सो ऑन, तो नीचे भी इसी तरीके से इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इसका बिल्कुल उल्टा है हमारे पास स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, यानी कि जस्ट अगला या उसके बराबर का इंटीजर, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये हो गया हमारा सीलिंग फंक्शन। तो ये क्या करेगा, जैसे -1 के लिए ये मुझे -1 ही रिटर्न करेगा, 1 के लिए ये मुझे 1 ही रिटर्न करेगा, लेकिन अगर -1.27 है तो ये इसके लिए मुझे -1 रिटर्न करेगा, और 1.27 है तो इसके लिए ये मुझे 2 रिटर्न करेगा, अगला नेक्स्ट इंटीजर या फिर सेम इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की। देखो फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब जैसे 1.67, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.67, सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट लेना है हमने। तो इसको मैं, इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x में से अगर मैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दूं तो मुझे फ्रैक्शनल पार्ट मिल जाता है, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखो अगर x 1 है तो जेंट x भी 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 0। अगर x 2 है तो जेंट x भी 2 होगा, तो फिर से हो जाएगा 0। तो यानी कि x अगर इंटीजर हो तो इसकी वैल्यू हमेशा मुझे 0 ही मिलेगी। इंटीजर का कोई फ्रैक्शनल पार्ट होता ही नहीं है, तो 0 मिलेगी। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का नंबर हो 1.67, और इसमें से अगर मैं 1.67 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलता है 0.67, तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ये हमेशा 0 से लेके 1 तक रहेगी, लेकिन 1 इंक्लूड नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही इंटीजर वैल्यू आती है तो 1 - 1 0 हो जाता है, 2 - 2 0 हो जाता है। लेकिन 0 हो सकता है क्योंकि 1 - 1 जो है वो 0 है, और ये वैल्यू जो है इस तरह के नंबर्स की वैल्यू वो 0 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो अगर x 0 तो 0 - 0 0 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा पॉइंट। फिर उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट बढ़ता जाएगा, अगर ये 0.5 है तो यहां से भी 0.5 मिलेगा। ठीक है, तो ये बढ़ता जाएगा, 1 तक चला जाएगा, लेकिन 1 पे मुझे गोला डालना पड़ेगा। क्यों 1 पे क्यों गोला डाल रहा हूं, क्योंकि 1 - 1 की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है।
तो 1 के ऊपर इसकी वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी और उसके बाद फिर से इतनी ही वैल्यू मिलती रहेगी, क्योंकि फ्रैक्शन में ही मिलनी है मुझे वैल्यू, तो वो 1 से हमेशा छोटी रहेगी। लेकिन 2 पे जाते ही फिर से ये वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 0, फिर 3 पे जाते ही ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन की, और ये हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं 1/x, और इसकी डोमेन और रेंज के बारे में भी और ग्राफ के बारे में भी हम डिटेल में बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन, स्क्वायर रूट एक्स। देखो स्क्वायर रूट एक्स इसकी डोमेन होगी 0 to ∞, क्योंकि सिर्फ इन x के लिए ही स्क्वायर रूट एक्स जो है वो मुझे एक रियल वैल्यू रिटर्न करेगा। और इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी इसकी 0 to ∞ ही होगी, क्योंकि ये मुझे सिर्फ और सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज ही रिटर्न करेगा। दूसरी तरफ से एक्स स्क्वायर, ये हम बहुत डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा। मैं इसी के बारे में दोबारा बात करता हूं कि इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो स्क्वायर रूट एक्स सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ये कुछ ऐसे बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा, क्योंकि x की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज होगी एज कंपेयर टू y। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो जैसे y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, जैसे 4 का स्क्वायर रूट लूँ तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, फिर 9 का स्क्वायर रूट लूँ तो वो 3, फिर मैं 16 का स्क्वायर रूट लूँ तो 4। तो x की वैल्यू 4 से 9, 9 से 16 ऐसे इंक्रीज हो रही है, लेकिन y की वैल्यू 2, 3, 4, तो x ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और y जो है वो कम इंक्रीज हो रहा है। तो इसलिए इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, और नेगेटिव वैल्यूज में आएगा ही नहीं, क्योंकि इसकी डोमेन और रेंज दोनों जो है वो नेगेटिव होती नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। अब सिमिलरली हमारे पास है क्यूब रूट फंक्शन और क्यूब फंक्शन। देखो क्यूब रूट फंक्शन, इसकी जो डोमेन है ऑल रियल नंबर्स हैं, क्योंकि हर एक रियल नंबर के लिए हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, और रेंज भी इसकी यही है। ठीक है, और इस केस में भी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स होंगे। ग्राफ में थोड़ा सा फर्क होगा, जस्ट लाइक जैसे हमने अभी स्क्वायर रूट एक्स वाला ग्राफ देखा, उसी तरह से इसका ग्राफ है। इसका ग्राफ थोड़ा और कुछ इस तरह से जाएगा, थोड़ा और नीचे की तरफ, क्योंकि ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट जैसे 27 का क्यूब रूट वो होता है 3। ठीक है, तो इधर मुझे 27 तक जाना पड़ेगा और इधर मैं सिर्फ 3 तक ही जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए ये ग्राफ थोड़ा सा और ऐसे, लेकिन ये नेगेटिव साइड पे भी ऐसे ही जाएगा। और दूसरी तरफ एक्स क्यूब का मतलब क्या है कि अगर x2 है तो इसका क्यूब है 8, अगर x3 है तो इसका क्यूब है 27। तो ये तो 2 से 3 तक ही गया, लेकिन x क्यूब जो है वो 8 से 27, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, ये इधर को जाता है, ज़्यादा y की तरफ ज़्यादा इंक्रीज होता है एज कंपेयर टू x, नेगेटिव में भी और पॉजिटिव में भी। तो आई होप ये आपको ग्राफ, डोमेन, रेंज समझ में आ गई। हम आगे अब बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन की। तो देखो हम ज़्यादातर जिनके साथ डील करते हैं अपने क्वेश्चंस में, वो ज़्यादातर पॉलिनोमियल फंक्शंस ही होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब कि एक ऐसा फंक्शन जो एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो, जैसे कि 2x² - 3x + 4। तो ये अगर मेरे पास एक फंक्शन है तो दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। बेसिकली ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कैसा भी हो सकता है, तो दैट डजंट मैटर। लीनियर मतलब जैसे 2x - 4। ठीक है, क्वाड्रेटिक जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो जाए, क्यूबिक जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो जाए। तो ये आपने ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर इनके ग्राफ्स भी बनेंगे। अब बात करते हैं रैशनल फंक्शन की। देखो रैशनल फंक्शन होता है जब ऊपर भी एक पॉलिनोमियल और नीचे भी एक पॉलिनोमियल हो। ठीक है, लेकिन नीचे वाला पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली, क्योंकि अदरवाइज एनीथिंग ओवर 0 विल बी अनडिफाइंड। तो जब भी हम इसकी डोमेन निकालते हैं, तो जो भी डोमेन निकले उसमें से x की वो सारी वैल्यूज हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, जिनके लिए gx जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो ये बात रही रैशनल फंक्शन की। अब इसके अलावा लॉगरिथम के जो फंक्शंस हैं उनको समझाने के लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसको थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इसके अंदर फिट करना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी रहा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में, तो वो इस ट्यूटोरियल के शुरू में एज एन एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब मान लो हमारे पास दो फंक्शंस हैं f और g। f इज अ फंक्शन फ्रॉम d1 टू r और g इज अ फंक्शन फ्रॉम d2 टू r। तो कोडोमेन दोनों की रियल नंबर्स का सेट है, लेकिन डोमेन जो है वो डिफरेंट हो सकती है। ये d1 ये d2 है तो रियल नंबर्स के सबसेट, लेकिन डोमेन डिफरेंट हो सकती है। तो उस केस में अगर मैं दो फंक्शंस को ऐड करता हूं जिसको हम ऐसे लिखते हैं f प्लस जी एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स। लेकिन इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक x के लिए एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करना शुरू कर दें, दैट्स नॉट पॉसिबल। उसके लिए कंडीशन होती है ओनली फॉर दोज x जो किसको बिलोंग करते हैं, d1 इंटरसेक्शन d2 को। तो जो इनकी डोमेन के कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन्हीं के लिए ही हम एडिशन, डिफरेंस, प्रोडक्ट ये सब चीजें कर सकते हैं, हर x के लिए नहीं कर सकते। ऐसा क्यों, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। तो अब जैसे ये मैंने दो फंक्शन ले लिए एफ एक्स एक्स प्लस वन और जी एक्स 2x माइनस वन, लेकिन f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू r, g इज अ फंक्शन फ्रॉम b टू r, और a सेट है 1, 2 दो एलिमेंट्स का और b है 2 और 3 इन दो एलिमेंट्स का। तो इसका मतलब ये है, देखो f जो है वो a टू r, तो इसका मतलब f1 एग्जिस्ट करता है और f2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्योंकि a सेट 1 और 2 का है। तो ये अगर f की डोमेन है, ये a जो है ये अगर इस फंक्शन की डोमेन है, तो इसका मतलब ये फंक्शन सिर्फ f1 और f2 सिर्फ इसी के लिए एग्जिस्ट करता है, और किसी वैल्यू के लिए तो करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो इसकी डोमेन में आती ही नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ से अगर मैं g इस फंक्शन को देखूं तो इसकी डोमेन है b और b में सिर्फ 2 और 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब gx g2 के लिए एग्जिस्ट करता है और g3 के लिए एग्जिस्ट करता है, इसके अलावा किसी और के लिए करेगा ही नहीं, क्योंकि इसकी डोमेन में और कोई वैल्यू ही नहीं है। अब अगर मैं f1 और g1 को ऐड करने की कोशिश करूं, अगर मैं अब करूं कि f1 प्लस g1 मैं इसको ऐड करूं, तो f1 तो एग्जिस्ट करता है लेकिन g1 तो है ही नहीं, तो g1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यानी कि ये एडिशन पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से g3 और f3 वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि f3 एग्जिस्ट नहीं करता। तो एग्जिस्ट क्या करता है, एक तो f2 और एक g2, तो यानी कि इस a सेट का जो कॉमन एलिमेंट है b सेट के साथ, ठीक है, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ इसी के लिए f भी एग्जिस्ट करता है और g भी एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए हम जब इनका एडिशन करेंगे तो सिर्फ उन x एलिमेंट्स के लिए करेंगे जो दोनों की डोमेन का कॉमन एलिमेंट हो। तो इसीलिए इन सब के अंदर ये लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन x के लिए पॉसिबल हैं ये वाले ऑपरेशंस जो d1 और d2 के कॉमन एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से अगर मैं f माइनस जी एक्स इसको करूं तो ये क्या होगा, अभी मैं यहां लिखता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा एफ एक्स माइनस जी एक्स, और कंडीशन यही कि x d1 इंटरसेक्शन d2 को बिलोंग करता हो। इसी तरह से f इंटू जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी एक्स, और ये कंडीशन फिर से सेम। अब करते हैं क्वोशंट की बात, तो यानी कि f बाय जी ऑफ x, तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स डिवाइडेड बाय जी एक्स। तो इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा आएगी, वो ये, पहली बात तो ये कि x जो है वो d1 इंटरसेक्शन d2 को बिलोंग करता हो, एंड gx जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर gx की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो fx ओवर gx एनीथिंग ओवर ज़ीरो विल बी अनडिफाइंड। तो ये साथ में इस केस में ये एक एक्स्ट्रा कंडीशन आएगी, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। स्केलर का मतलब कि किसी एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ मुझे फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे उसको अल्फा बोल दो, चाहे सी, चाहे के, कुछ भी बोल दो। तो जैसे अल्फा इंटू एफ, इसकी क्या वैल्यू होगी, तो यानी कि ये जो फंक्शन है, ओके, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इस फंक्शन का मतलब ये है कि दिस इज अल्फा मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स, ओके। तो इसके लिए
हमारे पास जो डोमेन है वो एग्जैक्टली सेम रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मेरे पास fx था, मान लो 3x, और इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 टाइम्स fx ले लेता हूँ, तो 3 टाइम्स fx कितना आ जाएगा, 3 इंटू 3x विच इज इक्वल टू 9x। तो इस केस में मेरी डोमेन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डोमेन मेरी एग्जैक्टली वही की वही रहेगी, जो fx की थी वही डोमेन इस स्केलर मल्टीपल की भी रहेगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन। तो रेसिप्रोकल ऑफ ए फंक्शन सिंपल सा, जैसे इसका नाम है, अगर f मेरे पास एक फंक्शन है तो 1/f ऑफ x ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो इसको हम 1/fx भी लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसकी डोमेन की। तो इसकी डोमेन एग्जैक्टली वही होती है जो f की डोमेन होती है, एक्सेप्ट fx शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में जा चुका है। तो जिन वैल्यूज के लिए fx की वैल्यू 0 है वो वैल्यूज मुझे इसकी जो f की डोमेन है उसमें से हटानी पड़ेगी। तो f की डोमेन माइनस वो वाली वैल्यूज ऑफ x जिनके लिए fx जो है वो 0 होता है। तो ये रहे ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शंस। अब हम एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रियल फंक्शंस के ऑपरेशंस के ऊपर। देखो हमें ये गिवन है कि f और g दो रियल फंक्शंस हैं। रियल फंक्शंस क्या होते हैं, जिनकी डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर्स का सेट हो, ठीक है। अब वो कहता है कि fx इतना है और gx इतना है, तो आप f प्लस जी, f माइनस जी और f बाई जी फाइंड आउट करो। देखो बड़ा ही सिंपल सा है, हमें f प्लस जी, इसको ये शॉर्ट फॉर्म है इसको लिखने की, f प्लस जी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो कि fx प्लस gx, ठीक है, सच दैट x बिलोंग्स टू d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है। d1 मतलब f की डोमेन, d2 मतलब g की डोमेन। तो ये मैंने वैसे लिख दिया जैसे अभी मैंने आपको समझाया था, लेकिन बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स का सेट इंटरसेक्शन रियल नंबर्स का सेट। तो इसका मतलब क्या है कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। ये f की डोमेन, ये g की डोमेन, तो सेम ही डोमेन है तो वही आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब फॉर एवरी रियल नंबर fx प्लस gx जो है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, fx कितना है, x प्लस 1 और gx कितना है 2x माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 3x माइनस 2, दैट्स योर आंसर। तो 3x माइनस 2 फॉर एवरी x विच इज अ रियल नंबर fx प्लस gx इज इक्वल टू दिस। इसी तरह से f माइनस जी भी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन f डिवाइडेड बाय g यहां पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। वो क्यों, वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखो हमारे पास ये है f बाय g, यानी कि fx डिवाइडेड बाय gx सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड इसके साथ इस केस में एक तो ये आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड gx नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर में gx जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सा ऐसा x है जिसके लिए gx 0 हो जाता है। तो gx 0 कब होगा, when 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x हो जाएगा मेरा 3/2। तो इसका मतलब ये ऑपरेशन हर x के लिए एग्जिस्ट करता है जो रियल नंबर हो एक्सेप्ट 3/2। तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें ये डोमेन लेनी पड़ेगी, तो सिर्फ इन x के लिए ही ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको बाद में आप सीधा ही fx कितना है, x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3 और आगे ये कंडीशन लिख दोगे एंड दैट्स योर आंसर, दैट्स इट, राइट। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइडेंटिटी एंड मॉडुलस फंक्शन। देखो आइडेंटिटी फंक्शन fx इज इक्वल टू x और मॉडुलस फंक्शन मॉड ऑफ x, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये पता है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है ऑल रियल नंबर्स और इसकी डोमेन भी है ऑल रियल नंबर्स, तो यानी कि इन दोनों की जो डोमेन है वो तो बिल्कुल सेम ही है। तो अब अगर मैं f इंटू जी फाइंड आउट करूं तो वो हो जाएगा x इंटू मॉड x फॉर एवरी x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये हो गया इसका प्रोडक्ट। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये x स्क्वायर हो जाएगा
फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये -x² हो जाएगा फॉर x लेस देन 0, राइट। क्योंकि आप ये देखो कि ये तो मुझे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, और सिर्फ ये जो है यही डिसाइड करेगा कि इसका साइन क्या होगा, राइट। तो इसका साइन पॉजिटिव होगा अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और इसका साइन नेगेटिव होगा, यहां से आ जाता है साइन नेगेटिव होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास ये गिवन है कि f(x) इज इक्वल टू, इसको चलो मैं यहां लिख लेता हूं, f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और हमें फाइंड आउट करना है f ऑफ x, और इसको प्रूव करना है कि वो x के बराबर है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती, सिंपली ये जो f(x) होता है ना, वहां x की जगह आपको उसको f(x) से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। और f(x) की वैल्यू ये है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करना है। तो जब मुझे f ऑफ x लिखना है, तो आप इसको कंफ्यूज ना हो उसके लिए ऐसे कर लो, x की जगह पहले लिख लो f(x) प्लस 1 ओवर f ऑफ x माइनस 1, और उसके बाद f ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो ये है। तो इसको रिप्लेस कर लो, x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 प्लस 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वो x के बराबर आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें मुझे f(x) गिवन है ax माइनस बी ओवर bx माइनस a। अब वो कहता है कि ये y के बराबर है, तो दिस इज y, ओके। तो y की वैल्यू मुझे ये गिवन है एक्चुअली, जो f ऑफ x के बराबर है। अब वो कहता है कि आप ये प्रूव करो कि x इज इक्वल टू f ऑफ y। तो मुझे f ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो फिर से वही तरीका, f ऑफ y, तो जहां जहां पहले x है, देखो ये f(x) था, f(x) इज इक्वल टू दिस है, तो मुझे x को y से रिप्लेस कर देना है। तो यहां जहां जहां x है वहां वहां मैं y लिख दूंगा, तो ये इतना हो गया ओवर by माइनस a। और उसके बाद y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है ax माइनस बी ओवर bx माइनस a। तो ये वैल्यू अब मैं y की जगह पुट कर दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, a इंटू y की जगह आ गया ax माइनस बी ओवर bx माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाय, यहां से b इंटू, यहां पे भी y की वैल्यू ax माइनस बी ओवर bx माइनस a, और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू x के बराबर आ जाएगी। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, तो ये आप खुद ही कर लेना, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसको सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। क्वेश्चन ये कहता है कि f एक फंक्शन है विच इज ए रियल फंक्शन फ्रॉम r टू r इज डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू दिस cos स्क्वायर x प्लस sin 4x। तो कहता है fr फाइंड आउट करो, तो यानी कि मुझे इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है, यानी कि इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी। अब देखो, अगर मैं सिर्फ cos की बात करूं तो मुझे पता है उसकी वैल्यू -1 to 1 होती है। लेकिन अगर मैं cos स्क्वायर की बात कर रहा हूं, cos स्क्वायर x की, तो इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होगी। इसी तरह से sin 4x, तो sin 4x की वैल्यूज भी लीस्ट वैल्यू 0 होगी और सबसे बड़ी वैल्यू होगी 1, ठीक है। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि cos स्क्वायर x की सबसे छोटी वैल्यू 0, sin 4x की सबसे छोटी वैल्यू 0, तो इसका मतलब इसकी ओवरऑल सबसे छोटी वैल्यू 0 होगी, और यहाँ पे 1 और 1, तो सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। दिस इज रॉन्ग। क्यों? cos स्क्वायर x की जो वैल्यू 0 है वो होती है 90 डिग्री पे, और ये होती है 0 डिग्री पे। तो cos स्क्वायर x और sin स्क्वायर x की वैल्यू 0 0 सेम x पे नहीं होती। सेम x पे इनकी वैल्यू 0 नहीं होती और सेम x पे इनकी वैल्यू 1 नहीं होती। एक ग्राफ इंक्रीजिंग होता है तो दूसरा ग्राफ जो है डिक्रीजिंग होता है। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस को आपको कैसे सॉल्व करना है कि आपने इनको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना है, साइन की या कॉस की, और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। कैसे? देखो,
इसको आप ऐसे लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन 4x, और अब यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से मैं साइन स्क्वायर एक्स अगर कॉमन निकाल लूँ तो इधर बचेगा 1 और इधर बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फर्दर इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया मेरा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इसका होल स्क्वायर, और अब मुझे ये पता है कि 2 टाइम्स साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो साइन 2x के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास 1 माइनस ये हो गया साइन 2x डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाय 4। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया जिसमें अब सिर्फ साइन की एक ही टर्म है। और अब मुझे ये पता है कि साइन 2x की सबसे छोटी वैल्यू -1 और सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसलिए इसकी साइन स्क्वायर 2x की सबसे छोटी वैल्यू जो है वो होगी 0 और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1। तो अब सबसे पहले 0 यहाँ डाल लेते हैं, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 मुझे 1 देगा, और फिर अगर मैं साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 डाल दूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो ये मुझे इसकी रेंज दे रहा है 3/4 से लेके 1 तक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इसकी रेंज है 3/4 to 1, और ये भी इंक्लूडेड और ये भी इंक्लूडेड, राइट। तो ये रही इसकी रेंज। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें fx ये फंक्शन गिवन है और वो कहता है कि प्रूव दैट f ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। तो सिंपल सी बात है, f ऑफ tan थीटा यानी कि जहां जहां x है उसको मैंने tan थीटा से रिप्लेस कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2 sin थीटा ओवर cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा, और इसको जब मैं खोलूंगा तो ऊपर हो जाएगा 2 sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो पूरा 1 हो गया, ये cos थीटा के साथ एक cos थीटा कट गया, तो बचा कितना 2 sin थीटा cos थीटा। सो दिस इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, और ये क्या होता है sin 2 थीटा के बराबर, और यही हमें प्रूव करना था। दैट्स इट। तो स्टूडेंट्स, फंक्शंस का ये लेक्चर हमारा यहाँ पे अब फिनिश होता है, एंड आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।